नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम मायावती की जो महारैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई है, वो काशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित की गई है। और आपको बता दें कि जिस पार्टी की सुप्रीमो इस समय मायावती जी हैं, उस पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। तो उन्हीं काशीराम के जीवन के बारे में जानेंगे, कैसा उनका जीवन था। और मायावती की जो आज स्पीच थी, किसको दोगला कहा, उन सारी चीज़ों पर डिटेल में हमने चर्चा करेंगे लाइव सेशन में, जो लगभग 8:30 बजे स्टार्ट होगा। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे काशीराम के बारे में। पहले आपको बता दें कि हम बात क्यों कर रहे हैं। तो 9 अक्टूबर 2025 को बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में एक विशाल रैली को संबोधित किया। यह रैली कई सालों बाद आयोजित की गई और इसीलिए ये बहुत खास हो गई और इसमें कई लाख लोगों के आने की बात कही गई। रैली काशीराम स्मारक स्थल पर हुई, जिसे भरने के लिए बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और कई राज्यों से अपने समर्थकों को इकट्ठा किया। इस रैली में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सार्वजनिक रूप से लॉन्च भी कर दिया, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। मायावती ने मंच से विपक्षी पार्टियों को, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सपा जो है, भाजपा पर भी तंज कसा, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ की कुछ नीतियों की कहीं ना कहीं प्रशंसा भी की। जैसे काशीराम स्मारक स्थल जो है, उसके रखरखाव के लिए उन्होंने विशेष धन्यवाद भी प्रेषित योगी आदित्यनाथ को किया। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कामों की तारीफ की, जिससे राजनीतिक गलियारों में कुछ अलग ही माहौल बन चुका है और समाजवादी पार्टी के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ मायावती का झुकाव कहीं ना कहीं ऐसा एहसास दिला रहा है कि आने वाले समय में एक गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसने बसपा के शक्ति प्रदर्शन को प्रभावी बनाया और इसे लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, कि जिसे लोग ख़त्म हुआ समझ लिए थे। जैसे कि बीएसपी को लोग उत्तर प्रदेश में समाप्त समझ लिए थे, क्योंकि बीएसपी पिछले चुनाव में एक सीट जीतकर आगे आई थी और पीछे इतनी छूट गई कि खुद बड़े से बड़े धुरंधर चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन विश्लेषकों का अब मानना है कि 2027 के चुनाव में बीएसपी एक नया समीकरण बनाएगी और हो सकता है बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल चलिए आइए जानते हैं कि काशीराम कौन थे, उनका जीवन कैसे इतना प्रभावशाली बना कि उन्होंने अपने समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए अपनी पूरी व्यवस्थाएं ऐसी बनाई, इस तरीके से बनाई कि आज सभी को सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के संस्थापक काशीराम थे। इनका जीवन भारत में दलित राजनीति के उत्थान का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। उन्होंने न केवल दलितों बल्कि पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को भी राजनीतिक रूप से संगठित करके उन्हें सत्ता तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के पृथ्वीपुर बुंगा गांव में एक रामदासिया सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध सरकारी कॉलेज रोपड़ से विज्ञान में बीएससी की यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो स्नातक करके पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक सहायक वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने जातिगत भेदभाव का अनुभव किया और डॉक्टर बीआर अंबेडकर के जन्मदिन पर छुट्टी रद्द करने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में भाग लिया। इस घटना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने सामाजिक राजनीतिक संघर्ष में खुद को झोंक दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया और नौकरी छोड़ दी। 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने BAMCEF यानी कि BAMCEF बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की स्थापना की। यह संगठन सरकारी कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया था। 1981 में उन्होंने दलितों और अन्य उत्पीड़ित समुदायों को संगठित करने के लिए दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना कर दी, जिसे DS4 के नाम से जाना गया। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग शामिल थे शुरुआती दौर में,
और इनको एकजुट करना इनका मेन उद्देश्य बना था। अपने स्थापना के शुरुआती वर्षों में बसपा को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मायावती के नेतृत्व में इसे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सफलता मिल जाती है। काशीराम ने बहुजन समाज को वोट की ताकत के बारे में समझाया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में कई बार मायावती सरकार बनाती हुई नजर आई। काशीराम ने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कभी शादी नहीं की और न ही कोई बैंक बैलेंस रखा। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार और अपनी बहन की शादी जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में भी भाग नहीं लिया। उनका मानना था कि एक बार उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया है तो वह वापस नहीं लौटेंगे। काशीराम का निधन 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। आज भी उन्हें भारत में दलित आंदोलन के अगुवा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाने के सपने को साकार किया और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। आपको बता दें कि काशीराम का देश के राष्ट्रीय नेताओं से बहुत ही बेहतरीन समन्वय स्थापित हो गया था, क्योंकि एक दलित नेता के रूप में बहुत ही तेज़ी से उभरने वाले थे काशीराम। साथ में वैज्ञानिक भी थे, तो इस तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रभाव अन्य राजनीतिक दलों पर पड़ा। काशीराम और अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प थी। बताया जाता है कि इनके राजनीतिक रूप से जो संबंध थे बहुत ही मज़ेदार थे, क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन उनके बीच आपसी सम्मान था। इसका सबसे चर्चित उदाहरण तब सामने आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने काशीराम को भारत के राष्ट्रपति का पद देने का प्रस्ताव दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत का राष्ट्रपति पद काशीराम को दे दिया जाए या इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। 1990 के दशक के मध्य में जब शंकर दयाल शर्मा का राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने काशीराम को अगला राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भेजा था। काशीराम ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे रबर स्टैम्प राष्ट्रपति बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि प्रधानमंत्री बनकर सत्ता के केंद्र में रहकर बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हैं। भाजपा इस प्रस्ताव के माध्यम से अपनी सवर्ण केंद्रित पार्टी की छवि को तोड़कर दलितों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती थी। वाजपेयी को यह भी लगा था कि काशीराम को राष्ट्रपति बनाने पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी, क्योंकि एक दलित नेता थे। इसी तरह आपको बता दें कि वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू हैं, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, और ये साबित करने के लिए काफ़ी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सवर्ण पार्टी नहीं, वो सभी को लेकर चलने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जहां बहुत सारे लोगों को, किसी भी जाति वर्ग के हों, सभी को सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त हैं। जैसे कि आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान बना हुआ था। काशीराम ने स्वयं एक इंटरव्यू में वाजपेयी के इस प्रस्ताव का जिक्र भी किया था। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि वाजपेयी काशीराम को राजनीति से दूर कर उनके कद को कम करना चाहते थे। नहीं, कुछ अन्य मानते थे कि वाजपेयी काशीराम को ठीक से समझ नहीं पाए थे, अन्यथा वे ऐसा प्रस्ताव नहीं देते। कुल मिलाजुलाकर काशीराम ने दलितों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के अपने मिशन को राष्ट्रपति पद से भी ऊपर रखा। उनका मानना था कि सत्ता का असली केंद्र प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं। जैसा कि हमने अभी कई चीज़ों की चर्चा की, लेकिन एक लिस्ट की तरह हम देखें तो काशीराम के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो BAMCEF की स्थापना इन्होंने 6 दिसंबर 1978 को की थी। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग, जिसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारियों के लिए एक महासंघ बनाया। और DS4 का गठन इन्होंने 1981 में किया था, जिसमें दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नाम दिया गया और इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य था ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। एक नारा भी था कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, यानी कि सवर्णों को छोड़कर जितने भी लोग हैं सब DS4 में शामिल हो जाते हैं। इसका उद्देश्य दलितों और अन्य शोषित समूहों को संगठित करना था। DS4 के माध्यम से उन्होंने एक राजनीतिक अवधारणा दी, सत्ता संघर्षों का उत्पाद होगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखें तो जो उनकी द्वारा बनाई गई पार्टी BSP थी, अब वो सभी समुदायों यानी कि पूरे हिंदू समाज को लेकर चल रही है। दलितों को आगे लेकर चलती है, लेकिन सभी समाज को लेकर चल रही है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बदलती गई और जैसी परिस्थितियां बदली वैसी पार्टी ने भी अपनी नीतियों में बदलाव किया। हमने बताया कि BSP की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर काशीराम ने बसपा की स्थापना की थी। बसपा का उद्देश्य बहुजन समाज
के लोगों को एकजुट करना और उन्हें राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाना था। बसपा के माध्यम से उन्होंने दलितों को वोट की ताकत का महत्व समझाया, जिससे वे पारंपरिक रूप से स्थापित पार्टियों के केवल वोट बैंक न रहकर अपनी खुद की राजनीतिक पहचान बना सके। काशीराम ने मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो मैंने आपको बता दिया। 1995 में काशीराम के प्रयासों के कारण मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो दलितों को शीर्ष राजनीतिक पद तक पहुंचाने का एक ऐतिहासिक कदम था। काशीराम ने अपनी विचारधारा की राजनीति को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राजनीतिक समझौतों का सहारा भी लिया। दलितों का सशक्तिकरण करना इनका उद्देश्य रहा है। उनका लक्ष्य बहुजन समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से जागरूक बनाना था। कुल मिलाकर काशीराम ने भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ाया, उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए एक सशक्त मंच भी प्रदान किया। दलितों की सेवा करते करते, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का निधन 9 अक्टूबर 2006 को नई दिल्ली में हुआ था। उस समय वे लगभग 72 वर्ष के थे। वे कई वर्षों से मधुमेह यानी कि कह सकते हैं कि शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे और भी कई बीमारियां इनके साथ थी। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया था और मायावती ने उनकी चिता को अग्नि दी थी। हर साल 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और उनके समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2019 में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने काशीराम की मृत्यु की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, लेकिन यह एक राजनीतिक आरोप था और इसकी पुष्टि नहीं हुई। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारे विवादास्पद चीज़ें हैं, हम उनको लेकर नहीं चलेंगे। हमने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको बताएं। कभी ज़रूरत पड़ी तो विवादों वाली भी कहानियाँ लेके आगे आएंगे। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।